हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना टाइप 57 पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी लेखपाल के सामान्य ज्ञान के जीव विज्ञान का पार्ट सेकंड। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी हैं। तो दोस्तों, जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं वो हैं दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि, माने कि ये सभी ग्रंथियाँ ये बहिस्रावी ग्रंथियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो दोस्तों, जो एस्ट्रोजन होता है यह एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है। तो दोस्तों, जो प्रोटीन होता है उसे शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों, जो प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है वो है सोयाबीन, माने कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोषक पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो दोस्तों, जो हमारा विटामिन होता है, विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है। तो दोस्तों, जो गाजर होता है यह विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है, माने कि विटामिन ए गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों, ये है आंवला, मतलब कि आंवला में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो दोस्तों, जो विटामिन सी है और विटामिन ए है ये दोनों हमारा जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रातःकालीन धूप में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। तो दोस्तों, प्रातःकालीन धूप में हमें विटामिन डी मिलता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी हो गई है तो इससे हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का है वह नहीं बनने पाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, आपको कोई विटामिन दिए गए हैं और उनके कमी से होने वाले रोग दिए गए हैं, अब तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों, आपका इसमें पहला विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सही है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, ये भी सही है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ये भी सही है। लेकिन विटामिन डी की कमी से नपुंसकता नहीं होता है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है। तो दोस्तों, जो मछलियों का तेल होता है उसमें विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है। तो दोस्तों, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमें ग्वाइटर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, जो सबसे अधिक आयरन पाया जाता है वह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो दोस्तों, जो हमारा फ्लोरीन होता है इसका संबंध दांतों की विकृति से होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों, रक्तदाब नियंत्रित करने में जो सोडियम होता है यह सहायक तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है। तो दोस्तों, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो पोटेशियम होता है यह आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, हड्डियों के निर्माण और दांतों के निर्माण में जो हमारे कैल्शियम होते हैं और फास्फोरस होते हैं, माने कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सहायक होते हैं या फिर मुख्य घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम कैलोरी होती है। तो दोस्तों, जो हमारा वसा होता है हमारे वसा में अधिकतम कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कोई खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका सेवन करता है, प्रोटीन का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट्स का कि वसा का। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट। अगर कोई खिलाड़ी है तो उसे त्वरित ऊर्जा पाने के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किसके संक्रमण से होता है। तो दोस्तों, जो मलेरिया रोग होता है यह प्लाज्मोडियम के संक्रमण से होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक कौन सा है। तो दोस्तों, मलेरिया रोग का जो परजीवी का वाहक होता है वह मादा एनफ्लूएंजा होती है। अगला क्वेश्चन है, वायरस द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों, वायरस द्वारा
दो द्वारा जो फैलने वाला रोग है वो है पोलियो, पीलिया और हाइड्रोफीबिया, माने कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों जो बच्चों में BCG का टीका लगाया जाता है वह TB के प्रतिरक्षण के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं हैजा, प्लेग और डिप्थीरिया, माने कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर किसके कारण फैलता है? तो दोस्तों जो डेंगू ज्वर होता है यह एडिस इजिप्टी के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीमारी का अन्य नाम लॉकजा है? तो दोस्तों जो टिटनेस होता है इसे हम लॉकजा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेरियम भोजन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो बेरियम भोजन है यह आहार नली का एक्सरे के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो दोस्तों घरेलू मक्खी द्वारा केवल और केवल हैजा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कैटरेक्ट रोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो कैटरेक्ट रोग है यह आँख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो डायलिसिस होता है यह वृक्क के के इलाज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का कारण क्या है? तो दोस्तों जो एड्स का कारण है वह है बैक्टीरिया, मतलब कि बैक्टीरिया से एड्स रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो दोस्तों द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस महोदय। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। अगला क्वेश्चन है, विषाणु में होता है? तो दोस्तों विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे में पुष्प एवं बीज नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं इस वर्ग के पौधे में पुष्प एवं बीज नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बैक्टीरिया की खोज की थी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड किसका है? तो दोस्तों पादप जगत में सबसे बड़ा बीजांड है साइकस का। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे कौन कौन है? तो दोस्तों लाइकेन बनता है कवक और शैवाल वर्ग के दो पौधों से मिलकर। अगला क्वेश्चन है, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है? तो दोस्तों वो है साइकस, मतलब कि जो साइकस है यह एक जीवित जीवाश्म है। अगला क्वेश्चन है, पहला एंटीबायोटिक जिसे प्रयोग में लाया गया था वह क्या है? तो दोस्तों पहला एंटीबायोटिक जिसे प्रयोग में लाया गया था वह है पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? तो दोस्तों जो कवक होता है कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दोस्तों दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, ये एक कीटाणु होता है जिससे दूध जो होता है ये दही में जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान की फसल की जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है नील हरित शैवाल का। अगला क्वेश्चन है, कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को कौन दर्शाता है? तो दोस्तों जो कोरेलाइड जड़ होता है यह कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से जो पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वह है पुष्प। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो दोस्तों वो होता है साइकस, मतलब कि जो साइकस होता है इसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है? तो दोस्तों जो श्वसन मूल मिलती है वह मिलती है जूसिया में, मतलब कि जूसिया में श्वसन मूल का मिलान होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो दोस्तों जो आपका आलू है ये आलू यह एक जड़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्याज अपरिवर्तित रूप है? तो दोस्तों जो प्याज अपरिवर्तित रूप है वह है तना का, मतलब कि तना का परिवर्तित रूप किसका उदाहरण है? तो यह है प्याज का। अगला क्वेश्चन है,
पौधे में निम्नलिखित में से कौन हमेशा रहता है? तो दोस्तों पौधे में निम्नलिखित में से हमेशा रहता है जड़। अगला क्वेश्चन है, तना काट सामान्यतः किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है गन्ना के लिए। अगला क्वेश्चन है, हल्दी है, तो दोस्तों जो हल्दी हमारी है होती है यह राइजोम होती है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो दोस्तों संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेशिया। अगला क्वेश्चन है, पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है? तो दोस्तों पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है पेड़ में उपस्थित वार्षिक वलय गिनकर, मतलब कि जिस पेड़ में जितने ज़्यादा वलय रहेंगे उस पेड़ की उम्र या आयु उतनी ही ज़्यादा होगी। अगला क्वेश्चन है, विकसित पुष्प में पाया जाता है? तो दोस्तों विकसित पुष्प में सभी चारों चक्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागकण है, तो दोस्तों परागकण जो होता है यह एक अपूर्ण विकसित नर युग्मोद्भिद होता है। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के एक अंडाशय में के फल में विकसित होने को कहते हैं? तो दोस्तों बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को पार्थिनोकॉर्पी कहते हैं। मतलब कि जो पार्थिनोकॉर्पी होता है इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक अंडाशय होता है जो वो फल के रूप में विकसित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक फलन या पार्थिनोकॉर्पी के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसका उदाहरण है केला, अंगूर और पपीता, माने कि ये सभी। अगला क्वेश्चन है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है वह होता है भ्रूण पोष। अगला क्वेश्चन है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो दोस्तों उसमें होता है पुष्पासन। अगले क्वेश्चन है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो दोस्तों जो मूंगफली होता है इसके जो फल होता है यह भूमि के नीचे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो दोस्तों ये होता है जाइलम के द्वारा, मतलब जो जाइलम होता है इसके द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है? तो दोस्तों पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। दोस्तों आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो जाइलम है यह जाइलम जो होता है पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है, लेकिन जो फ्लोएम होता है यह पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के अन्य भागों में पहुँचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसमें होती है? तो दोस्तों ये होती है पूरे पौधे में, मतलब कि जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है यह पूरे पौधे में होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों पौधों में खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पैदा होने वाली ऑक्सीजन होती है उसका स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें पौधे द्वारा ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों उसके लिए CO2 माने कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है यह सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद कौन होता है? तो दोस्तों इसका अंतिम उत्पाद होता है पाइरुविक अम्ल, मतलब कि जो पाइरुविक अम्ल होता है यह ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित होता है इसकी भूमिका होती है प्रकाश का अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों के किस भाग में संपन्न होती है? तो दोस्तों ये पर्णदल में, माने कि जो जिसे हम लैमिना के नाम से भी जानते हैं, इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो दोस्तों जो हमारा
जो आग से श्वसन होता है इसका अंतिम उत्पाद होता है CO2 तथा जल। अगला क्वेश्चन है पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है। तो दोस्तों पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में सहायक होता है रंध्र। तो दोस्तों ये रहा आपके लिए यूपी लेखपाल के सामान्य ज्ञान के जीव विज्ञान का पार्ट 2। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर भी नए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आपसे मिलते हैं अपने जीव विज्ञान के पार्ट 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।